देश की अगर हम बात करें तो मायावती को हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में अगर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर दिल्ली में लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं झटका लगेगा। इसका नुकसान जो झेलना पड़ सकता है वो विपक्ष की पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी के पास गया, आज़ाद के पास गया, इसका पूरा घाटा मायावती को झेलना पड़ा। ऐसे में अगर आने वाले समय में ये लोग एक साथ आएंगे तो इसके नतीजे आप देखिएगा, बिल्कुल पूरा वोट मुझे लगता है कि मायावती और आज़ाद के फेवर में ही पड़ता नजर आएगा। जी, जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मायावती मदद कर रही है, कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो था वो एक दो तरफा था, इसमें तीसरी कोई पार्टी थी ही नहीं। और मायावती का इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना मुझे लगता है ये दलित वोट बैंक उनसे कटता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान बचाओ का जो नारा दिया था और संविधान की कॉपियां लेकर घूमते हुए नजर आए थे, जाहिर सी बात है दलित का जो कनेक्शन है वो संविधान से काफी ज्यादा माना जाता है, भीमराव अंबेडकर से काफी लगाव माना जाता है और संविधान को लेकर जो दलित वोट बैंक है, जो दलित समुदाय है, वो किसी भी कीमत पर जो है समझौता नहीं करता है। तो नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। बीते लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ऐसे में एक चेहरा जो उभर कर सबके सामने आया, जिसने कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़कर अपनी पैठ राजनीति में बनाई जा सकती है। और यही बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जीतने से पहले कहते हुए नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको हल्के में लेते हुए नगीना सीट से दरकिनार कर दिया था। आज वही सीट जीत कर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद संसद में अपना परचम लहराते हुए नजर आए। छुआछूत को लेकर, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दे उठाते हैं, नीट का मुद्दा उठाते हैं और ऐसे जो समाज में घटित हो रहे मुद्दों को उठा के कहीं ना कहीं जनता के मर्म को छूते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अब चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होगा, कौन सी राजनीति में अपने पैर पसारते हुए नजर आएंगे, किन किन राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, सिराज और तनुज। इनसे जानेंगे कि यूपी की सियासत में किस तरीके का समीकरण बन रहा है। आप दोनों का हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, सिराज और तनुज। सिराज, क्या लगता है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, क्या लगता है कि अगर वो दिल्ली की राजनीति में या बिहार और तमाम राज्यों की राजनीति में एंटर करते हैं तो कौन सी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? जी देखिए, चंद्रशेखर आजाद पहली बात तो निर्दलीय सांसद नहीं है, वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से सांसद है। और दूसरी बात, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम वोटों का समीकरण जो है उनके फेवर में गया है और जाहिर सी बात है दलित वोट बैंक जो उनके साथ जुड़ा है, जाहिर सी बात है इससे सीधे तौर पर नुकसान उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मायावती को हुआ है। और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में अगर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर दिल्ली में लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं झटका लगेगा। इसका नुकसान जो झेलना पड़ सकता है वो विपक्ष की पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को और इसके साथ ही बीएसपी को झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप देखिए जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इन तमाम पार्टियों के फेवर में जाता है जिनका मैंने अभी जिक्र किया। और जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आजाद अब खुद को एक जनता के बीच नए विकल्प के तौर पर जरूर रख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें साल 2014 से पहले तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए और देखिए दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया। और किस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया और इससे सीधा फायदा मुझे लगता है जनता को ही हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आए और सत्ता में रहने के लिए उन्होंने काम भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश की जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भले ही एक सीट से जीते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, खासतौर पर हिंदी पट्टी राज्यों में। और चंद्रशेखर आजाद इस बात को खुद कह चुके हैं कि हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिन सीटों पर भी कहीं ना कहीं जिन राज्यों में भी थोड़ा बहुत दलित वोट बैंक है, वहां पर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने का आदेश दे दिया है और चुनाव की तैयारियों में जुटने का आदेश दे दिया। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद अब इस कवायद में जुट गए हैं कि कम से कम
कम अगर जीत ना दर्ज की जाए तो जो दलित और मुस्लिम समीकरण है वो उनके फेवर में आता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल। ऐसे में तनुज, आपका क्या कहना है? इस बार चंद्रशेखर आजाद ने कावड़ यात्रा और कहीं ना कहीं नमाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उससे कोई हलचल भी बढ़ते हुए नजर आई। और वहीं अगर एक दूसरा सवाल इसमें ऐड करेंगे तो अगर मायावती को इस बार तो उन्होंने झटका दे दिया है, क्या आने वाले दिनों में दलित नेता के तौर पर वो आ जाएंगे और मायावती एनडीए का रुख करती हुई नजर आएंगे? यहाँ पर माहिर, जिस तरह से आपने कहा कि नमाज और आपने कावड़ यात्रा का जो जिक्र करा, मुझे ऐसा लगता है कि आजाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ चुके हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर देखिए कई सालों तक वोट लेती नजर आई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि फेल हुई और कहीं ना कहीं आजाद अब ऐसे ही बड़े तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं आगे रखते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट साधने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी यहाँ पर जब संसद भवन में यहाँ पर जिक्र करा हिंदू वाला, जो उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम भोले बाबा शंकर जी की तस्वीर लेकर गए, यहाँ पर तमाम ऐसे जितने भी धर्म है उनकी जिनको भी वो मानते हैं उनकी तस्वीर लेकर गए पार्लियामेंट में। उस पर भी आज़ाद ने कहा कि देखिए पार्लियामेंट में धर्मों के मुद्दों पर बात करने से बेहतर है कि जो समस्याएं यहाँ पर जनता को हो रही है उस पर आप बात करिए। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी इन मामलों में पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें धर्म का मुद्दा जरूर लेकर आना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका जो मायावती को लेकर है, जिस तरह से देखा जाए मुझे ऐसा लगता है अभी आजाद आने वाले समय में दलितों के नेता बनेंगे नहीं, वो दलितों के नेता बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मायावती उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं और आजाद यहाँ पर नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं। ऐसे में मायावती को बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ होता नजर आएगा। ओके सिराज, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में अब मायावती के पास विकल्प क्या बनता है? इंडिया गठबंधन की तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर उनको नहीं जाने देगी और बी पार्टी होने का कहीं ना कहीं आरोप भी लगता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब मायावती अपनी पार्टी बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या फिर एनडीए के साथ ही रहना पसंद कर सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है मायावती ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और देश की 432 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा, हालांकि एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई, हालांकि देखें तो कई सीटों पर तो बीएसपी चौथे नंबर पे कहीं ना कहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं मायावती के फैसलों का असर जरूर हुआ है। जाहिर सी बात है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव था ये 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग था और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बीच मुकाबला था, एनडीए और इंडिया के बीच। तो जनता जो थी या तो फिर वो सत्ता के विरुद्ध में वोट देगी या फिर सत्ता के पक्ष में वोट देती हुई नजर आएगी और इसका नतीजा हमें उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में देखने को मिला। आप देखिए कि मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2019 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उन्हें 10 सीटें मिली और वहीं 2014 में भी 0 सीटें मिली और 2024 की बात करें तो अकेले चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट उन्होंने हासिल नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने जिस तरीके से मायावती को लेकर के जो एजेंडा बनाया उसका फायदा और कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उनको देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मायावती मदद कर रही है, कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो था वो एक दो तरफा था, इसमें तीसरी कोई पार्टी थी ही नहीं और मायावती का इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना मुझे लगता है ये दलित वोट बैंक उनसे कटता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान बचाओ का जो नारा दिया था और संविधान की कॉपियां लेकर घूमते हुए नजर आए थे, जाहिर सी बात है दलित का जो कनेक्शन है वो संविधान से काफी ज्यादा माना जाता है, भीमराव अंबेडकर से काफी लगाव माना जाता है और संविधान को लेकर जो दलित वोट बैंक है, जो दलित समुदाय है, वो किसी भी कीमत पर जो है समझौता नहीं करता है। तो मायावती भले ही खुद को दलितों के मसीहा के तौर पर जरूर पेश करने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से जमीनी तौर पर वो एक्टिव नहीं थी, इसका नतीजा जो है उनका खमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोला, उसके बाद से उनके खिलाफ मायावती एक्शन लेती हैं, तमाम वो पद छीन लेती हैं, तो ये साफ तौर पर मैसेज जनता के बीच गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मायावती का रुझान है और इसी के चलते दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनके खिलाफ होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल। ऐसे में तनुज से आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। तनुज, ऐसे में क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर मायावती एक साथ आते तो क्या दलित वोट बैंक पूरा इनके फेवर में आता और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों का पत्ता साफ हो सकता था? देखिए, पत्ता तो नहीं साफ हो सकता था, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, जो दलित वोट है वो एक साथ अगर ये लोग आते तो इनके पास जाता दिखाई देता और शायद और दबाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ बनता दिखाई देता, देश की पार्लियामेंट में बनता दिखाई देता, भारतीय जनता पार्टी पर बनता। क्योंकि देखिए वोट तो कटा है, ये बात तो सबको पता है, और वोट कटा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास गया, आज़ाद के पास गया, इसका पूरा घाटा मायावती को झेलना पड़ा। ऐसे में अगर आने वाले समय में ये लोग एक साथ आएंगे तो इसके नतीजे आप देखिएगा, बिल्कुल पूरा वोट मुझे लगता है कि मायावती और आज़ाद के फेवर में
में ही बढ़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में ये पूरा समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है, हमारे दो सहयोगियों ने उसका जवाब दिया। लेकिन वाकई में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नहीं आते हैं तो इसका पूरा फायदा किस पार्टी को उठता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं 20 से 22% जो उत्तर प्रदेश में माना जाता है ओबीसी वोट बैंक है। चंद्रशेखर आजाद लगातार इन वोटों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में मायावती के अकेले चुनाव लड़ना या किसी गठबंधन में जाना कहीं ना कहीं उनके लिए कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद क्या आने वाले दिनों में मायावती के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? क्या वो सीएम के पद के दावेदार के रूप में सामने आएंगे? ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।